प्लीज़। इस जी जनाब, कल तक जो पढ़ा था उसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, या कोई क्वेश्चन दिमाग में आया हो। नॉप, सब क्लियर है, ये पढ़ ही नहीं रहे, सब सुकून है। दो ही तरह से प्रॉब्लम, दो ही तरह से सुकून आ सकता है, या तो पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, इसको अपना वो क्या है ना, ढोला उसी ना रोला उसी वो वाला, हाँ वो साहब है कुछ पढ़ना ही नहीं है। खैर पढ़ रहे हो आप लोग जाके वैसे एक दफ़ा, मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था, ये परसों पता नहीं, कि एक दफ़ा बहुत बिजी इंसान हो, ठीक है, बहुत बिजी हो, तब भी एक दो दफ़ा रीडिंग लाजमी करो चीज़ों को, ठीक है, ताकि फाउंडेशन में से गुजर रहे हैं तो एटलीस्ट जितनी फाउंडेशन सॉलिड हो जाएगी, आगे कंस्ट्रक्शन करते हुए आसानी होगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना आसान होगी, ठीक है। उस टाइम पे कोई डंडी मार भी लोगे तो चलो एक आधा टॉपिक मिस होगा, बट अभी बेस मिस होगी तो मुश्किल हो जाएगा फिर कल को, ठीक है जी। प्लीज़ यार, किसी को पानी का बोलेगा यार, सच चाय भी, ओके। लीजिए, कल हमने टॉपिक जो डिस्कशन स्टार्ट की थी वो हमने हाफ वे ही छोड़ दी थी क्लास ख़त्म होने पे। मैंने जैसा कहा कि अब मीटिंग है, और मीटिंग में दो तरह की मीटिंग है, बोर्ड, मैं रिकॉल कर रहा हूँ जल्दी से, बोर्ड और मेंबर की मीटिंग। तो बोर्ड के बारे में मैंने कहा अभी हम इतने खौफज़दा नहीं हो रहे, क्योंकि जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट टू मेंबर्स मीटिंग है, या बल्कि एब्सोल्युटली रेलिवेंट टू मेंबर्स मीटिंग है। सो हम जब भी बात करेंगे, अभी जो बात करेंगे मेंबर्स मीटिंग की करेंगे। और एक और चीज़ मैंने कल एक शायद एक्सप्लेन कर दी थी कि मेंबर्स मीटिंग को कंपनीज मीटिंग भी लिखा जाता है। ओके परफेक्ट। सो अब मेंबर्स की मीटिंग कॉल करनी है तो दो ही रास्ते हैं, आइदर या आप इन पर्सन बुला लो या फिर वीडियो लिंक के थ्रू इनवाइट कर लो। और मैंने कहा आपकी कंपनी के इन्वेस्टर अब क्या, पहले भी फॉरेन इन्वेस्टर मौजूद हैं, इसलिए वीडियो लिंक की फैसिलिटी हमेशा मौजूद रही है, लेकिन यस इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतने वाइडर लेवल पे पोस्ट कोविड क्रिएट हुई है। इससे पहले सिर्फ फॉरेन जो इन्वेस्टर होते थे, या ऐसे इन्वेस्टर जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, मतलब कि बहुत लिमिटेड से इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता था, अब तो काफ़ी, अब तो खुले मतलब वाइडर एक्सेप्टेंस मिल गई ना। अच्छा, अब मीटिंग में किसी चीज़ का फैसला होना है, मतलब रेजोल्यूशन पास होना है। द लॉ कॉल इट रेजोल्यूशन, डिसीजन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, रेजोल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल करता। अब रेजोल्यूशन पास होना है, ठीक है। अब ठीक है, रेजोल्यूशन क्लियर हो रहा है, बट डिसीजन का वर्ड यूज़ नहीं करेगा लॉ, हमेशा रेजोल्यूशन का वर्ड यूज़ करेगा। जैसा अगर मैं बात कहूँ कि नॉर्मल प्रैक्टिस में दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन, मेंबर्स रेजोल्यूशन। बोर्ड का डिसीजन, मेंबर का डिसीजन, ठीक है। सो और ये दोनों डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, ठीक है, बाद में समझाऊंगा कभी। अच्छा, रेजोल्यूशन, मैंने जैसा कहा अब मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करना है, किसी भी चीज़ के ऊपर रेजोल्यूशन पास करना है मेंबर्स ने, तो फिर सबसे आसान तरीका जो लॉ ने खुद ही प्रिस्क्राइब कर दिया, शो ऑफ हैंड का। ये बात हमने कल डिस्कस कर ली थी कि चेयरमैन कहेगा ये एक मैटर है जी, फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल जो है मिस्टर एक्स कंपनी की जाए वाई कंपनी से बाय करेंगे, से इट्स अ डिसीजन। तो दोज हु आर इन फेवर रेज योर हैंड। लो जी, अब लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, अगर मेजोरिटी ने हाथ खड़े, अभी हम ये फैसले पे नहीं आ रहे मेजोरिटी कितनी, मेजोरिटी ठीक मतलब परसेंटेज क्या हो, कितनी वोटिंग पावर हो, लेकिन लोगों ने हाथ खड़े किए, उसने देखा अच्छा मेजोरिटी लोग हैं, उसने ये नहीं देखना कितने लोगों ने हाँ की कितने ने ना की, उसने कहना यूनानिमसली अप्रूव्ड, ओके ठीक है, बीइंग अ चेयरमैन। अब मेरे अप्रूव करने भी, सपोज अगर मैं इस मेंबर मीटिंग का चेयरमैन हूं, तो मेरे अप्रूव करने से पहले ऑब्जेक्शन कर दो जिसने करनी है। लॉ ने एक इख्तियार दिया मेंबर को, उसने कहा आपकी 10% की किसी भी मेंबर की या मेंबर्स की मिलाकर, वन मेंबर और मोर देन वन मेंबर जो 10% की औकात रखता है ऑब्जेक्ट कर सकता है इस बात के ऊपर कि भाई ऐसे तो नहीं फैसला होना हाथ खड़े करके, वोटिंग कराई जाए। वोटिंग इसलिए कराई जाए, ये बात भी कल शायद डिस्कस हो गई थी, कंक्लूड हो गई थी कि फॉर एग्जांपल मेजोरिटी ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उस सारी मेजोरिटी की टोटल वोटिंग पावर 10% है, और जो लोग ना कर रहे हैं, जो रेज हैंड नहीं कर रहे, उनकी 90% है। तो फिर डैम श्योर कि 90% में से हाथ खड़े होंगे और कहा जाएगा जनाब ये हाथ खड़े वाला मजाक नहीं चलना, वोटिंग पावर पे फैसला होगा, क्योंकि उन्हें लगता है इस तरह सर्कस के जोकर जीत जाएंगे। पावर है कोई नहीं, 10% की पावर है, और नंबर आप इंडिविजुअल एंटिटीज की, सॉरी इंडिविजुअल्स की बेस पे फैसला कर रहे हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे, वोटिंग पावर पे फैसला हो। कुछ समझ आ रही है मेरी बातें, मैं क्या समझा रहा हूं?
लेकिन ये फैसला, ये तरीका लॉ में रखा क्यों गया? देखो बेटा, बहुत से डिसीजंस होंगे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होंगे, और मैं जब कहूंगा रेज योर हैंड, 100% लोग हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि उस पर वो ज्यादा सोचने की वाली बात होगी नहीं। डायरेक्टर को लगेगा हाँ ये लॉ ने चूंकि कहा है, ये डिसीजन हमने लेना है, ठीक है, रेज योर हैंड, ओके जी, हाथ खड़ा, 100% जमात का हाथ खड़ा है, तो फिर जरूरत नहीं है ना उसको वोटिंग पावर जैसे झमेले में डालने के लिए। तो वोटिंग पावर की तरफ तो वो आएगा जो क्रिटिकल मैटर होगा बोर्ड की नजर में, और वो खुद नहीं लाएंगे, उस पर भी पहले रेज योर हैंड। हाँ, कोई ना कोई लोग एतराज कर देंगे और फिर मैटर चला जाएगा वोटिंग की तरफ, राइट? कुछ समझ आ रही है कहानी? मैं कहानी की तरह सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग उसको। रेज किया, किसी ने ऑब्जेक्ट किया, 10% की औकात होनी चाहिए, हम ये सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ कहानी सुनाते हुए उसके शायद पीसेस जो हैं वो पूरे कर रहा हूँ, ठीक है? सो रेज योर हैंड, ऑब्जेक्शन चलेगा और वोटिंग की तरफ चलेगा। अब वोटिंग के तरीके हैं, एक वोट तरीका तो वो है मीटिंग में जो लोग आए हुए हैं वो उसमें वोटिंग कास्ट कर दें, ठीक है? वो जिस तरह बूथ बना होता है, जाके अपना वोट कास्ट करें और खत्म, और फिर वोट काउंटिंग होगी और फैसला हो जाएगा, जनाब अच्छा ये जी ये फैसला हुआ है जी। दूसरा तरीका ई वोटिंग, ये तो फिजिकली हो गया ना। ई वोटिंग, जो वीडियो लिंक से आए हैं उनको एक सिक्योर्ड पोर्टल दे दो, लॉगिन पासवर्ड दे दो, वो लोग वहां से एंटर होकर अपना वोट कास्ट कर लें। जिस तरह ये आईकैप के इलेक्शन हुए, आईकैप ने अपने तमाम मेंबर्स को राइट दिया कि आप तकलीफ ना करना चाहें, ना आना चाहें, तो आप वोट इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट कर लें। वो तो अलग बात है, कुछ मेंबर तस्वीरें उतरवाने के लिए आईकैप हाउस चले जाते हैं वोट डालने, वरना तो आप बैठे बैठाए आराम से लैपटॉप से भी डाल सकते हो, ठीक है? डिजिटली भी डाल सकते। सो ई वोटिंग कॉन्सेप्ट, ई वोटिंग रेगुलेशन सीफैप में आपके कोर्स का हिस्सा है, तब तो सब कुछ ही आपका हिस्सा है ना। लेकिन अभी उसकी छोटी सी एक बात समझा दूंगा कि ई वोटिंग रेगुलेशन में डिफाइन है कि ई वोटिंग को आपने रेगुलेट कैसे करना है, इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कैसे करना है। फिर तीसरा एक मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो लिंक, वो तो फिजिक उसकी बात है, बट अगर मैं ई वोटिंग की बात करूं तो या तो सेकंड पॉइंट या सेकंड लास्ट पॉइंट पे एक छोटी सी बात, पोस्टल बैलेटिंग, ये भी एक तरीका है वोटिंग का। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको बैलेट पेपर छप के आए, वो जो आपने कभी वोट डाला है, ये जो इलेक्शंस होते हैं, वोट डाला कभी? नहीं जहमत की कभी? बॉयज में से भी नहीं किसी ने जहमत की? क्या बात है, अच्छा अच्छा, बेटा दूध भी क्या आए हो? अच्छा अच्छा, वापस आता, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो पोस्टल बैलेट पेपर छप जाएगा, उस पर डिसीजंस लिख दिए जाएंगे, आपने हाँ या ना करके टिक मार्क करके अपना सीएनएसी लिख के सीएनएसी वाले सिग्नेचर करके दोबारा वापस पोस्ट ऑफिस में डालकर, पोस्ट बॉक्स में डालकर कंपनी को भिजवा दें, तो आपका वोटिंग काउंट हो जाएगा। बात समझ? वो एक टाइमलाइन है, मैंने कहा ना, जिस तरह रेगुलेशन में पूरा डिफाइंड है, पोस्टल भी डिफाइंड है उसी में कि कितनी देर में आपने रिप्लाई करना है, बला 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 बला। समझ आ गई ना बात? सो पोस्टल बैलेटिंग ये है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात बता देता हूं, आपको लग रहा होगा ऐसा कि ऐसा होता होगा कि मीटिंग हो रही है और अब मैं पोस्टल बैलेट छपने के लिए दे रहा हूं और ई वोटिंग के लॉगिन पासवर्ड बना रहा हूं। ऐसा नहीं होता। ये दोनों काम, ये वाला और ये वाला, मीटिंग से पहले हो चुके होते हैं। ई वोटिंग भी कंक्लूड हो चुकी होती है, रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, चेयरमैन के पास महफूज होते हैं। पोस्टल बैलेटिंग की भी सारी जो डेडलाइंस हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं, रिजल्ट्स कंप्यूट हो चुके होते हैं, चेयरमैन के पास सिक्योर्ड होते हैं, उसकी सेव, मतलब वो ही इज़ द कस्टोडियन, ठीक? और फिर आती है मीटिंग, फिर आते हैं लोग पर्सनली, फिर उनको कहा जाता है वोट कास्ट करें, और फिर जो वोट कास्टिंग होती है उसी वक्त काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग में इन दोनों के रिजल्ट्स प्लस कर लिए जाते हैं। समझ आई बात? दिस इज हाउ अ कंपनी टेक्स अ डिसीजन। सो ये प्लीज, मैंने क्लैरिटी इसलिए लाया, ये ई वोटिंग रेगुलेशन में डिफाइंड है, यहाँ पे आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन कहानी को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं होता। अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं अच्छा मीटिंग वोटिंग होनी है, जनाब जाओ जी पोस्टल बैलेट पेपर छपवाओ और पोस्ट करो। उसका जवाब आज तो नहीं आने वाला, आज ही जा रहे हैं, आज तो नहीं आने वाला। ई वोटिंग का भी जवाब आज नहीं आने वाला। टाइम लाइन दिया जाता है, विंडो दी जाती है कि भाई इतनी देर के लिए आपके पास विंडो है, आपने इतनी देर में वोट कास्ट करना है। क्या बातें समझ आ रही हैं? सो ये चारों बात पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, ठीक है? सो मीटिंग दो तरह की है, या तो फिजिकली या वीडियो लिंक से आ जाओ, ठीक है? और वोटिंग के तरीके क्या हैं? या तो फिजिकली इन मीटिंग में आके वोट कास्ट करो, या फिर पोस्टल बैलेटिंग, या फिर ई वोटिंग। लास्ट एक पॉइंट रह गया है जो है प्रॉक्सी, ये वर्ड लिखा हुआ है प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी कॉलेज के टर्म्स में देखें तो प्रॉक्सी क्या होता था, मेरी प्रॉक्सी लगा देना, होता था ऐसा? मेरी प्रेजेंट लगवा देना, ऐसा ही होता ना। तो कोई आप लोग किसी दोस्त की प्रॉक्सी लगवा रहे होते थे, ठीक है। सो द पॉइंट इज प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट यही है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एंटाइटल्ड हूं कि मैं मीटिंग में जा सकता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली कैसे जा सकता हूं, मेरे पास एक शेयर कम से कम, हेलो, एक शेयर कम से कम होना चाहिए। तो मैं मेंबर हूंगा और मेंबर को नोटिस आएगा, इनविटेशन आएगा मीटिंग का, और मेंबर जा सकता है मीटिंग में, ठीक है। अज्यूम करें मेरे पास 20% वोटिंग पावर है और आपके पास, बेटे गुड नेम, तलहा के पास से फॉर एग्जांपल 40% वोटिंग पावर है। मैं अगर एक प्रॉक्सी फॉर्म फिल करूं, मैं उसके बारे में भी बात करेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा है, एक प्रॉक्सी फॉर्म फिल करूं और कंपनी को बता दूं भाई मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे बिहाफ पे तलहा आ जाएगा। तलहा अब कितनी वोटिंग पावर है? अच्छा, तलहा अब जब मीटिंग में जाएगा कितनी वोटिंग पावर के साथ जाएगा? 60%। तो अगर मैं कहूं 50% में कोई डिसीजन अप्रूव होना है तो तलहा मुझे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा 20% के लिए? समझ आ रही है बात? तो प्रॉक्सी फॉर्म एक राइट है, लीगल राइट, कि मैं अपना लीगल राइट सरेंडर कर सकता हूं। एक मेंबर, प्लीज याद रखिएगा, मैं किसी नॉन मेंबर को नहीं भेज सकता, मैं अपने भाई को नहीं भेज सकता कि जाओ तुम चले जाओ, ना 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 ना। एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर को अपना राइट जो है सरेंडर कर सकता है थ्रू प्रॉक्सी, लेकिन कंपनी को बता दे। यस, एक पर्टिकुलर मीटिंग के लिए बात हो रही है बेटे, फॉर अ सिंगल मीटिंग, हर मीटिंग के लिए प्रॉक्सी बनेगा। और मोस्टली ये कॉन्सेप्ट ना एनुअल जनरल मीटिंग पे अप्लाई होता है, लेकिन राइट मौजूद है दूसरी मीटिंग्स के लिए भी, मीटिंग्स की भी टाइप है ना। सो क्या समझा अब बात आपको कि प्रॉक्सी का मतलब है एक मेंबर, बस आसान सा लफ्ज, एक मेंबर अपने वोटिंग राइट्स जो है या अपने राइट्स, मीटिंग के राइट्स सरेंडर कर देता है किसी दूसरे मेंबर को विद अ सर्टेन लिमिटेशंस जो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? और मैंने मकसद भी समझा दिया एक्चुअली होता क्या है। एक मेंबर कहता है भाई तू आई ना, तू तो जाके जो मुकर गया, मैंने हाँ की, तूने ना में वोट डाल दिया, काम खराब हो जाएगा, तू ऐसा कर, तू प्रॉक्सी फॉर्म बना, तू कंपनी को बता कि मैं नहीं आ रहा, मैं आऊंगा। सो अब तलहा क्या करेगा, वो 40% अपना लेके जाएगा वोटिंग पावर और 20% मेरे वोटिंग पावर इस्तेमाल करेगा। तो टेक्निकली जब ये हाँ कहेगा तो 60% लोगों ने उस डिसीजन, उस रेजोल्यूशन के ऊपर, मैं रेजोल्यूशन का वर्ड यूज किया करूंगा, आप लोगों को समझ आ गया, तो रेजोल्यूशन के ऊपर यस कह दिया। क्या बात समझ आई? तो जी अगर ये भी समझ आ गई तो अगले पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। अच्छा, हमने ये तो, बल्कि इसको मैं बाद में, मुझे बताना है ऊपर, मैं छोटी सी चीज बतानी है, बाद में आके बताता हूँ। कंपनी बिजनेसेस, अब आ गए हम उस पॉइंट के ऊपर जहां पे हमने ये सोचा था कि अच्छा बार बार हम एक बात करते थे, ये डिसीजन अप्रूव होगा तो कितने % से अप्रूव होगा, मैं आपको 50% बोल देता था, बट अब कुछ बात समझानी पड़ेगी आपको। दो तरह की मीटिंग है। पहली मीटिंग है जी डायरेक्टर मीटिंग, राइट? और डायरेक्टर मीटिंग के अंदर डायरेक्टर की वोटिंग पावर्स क्या हैं, प्लीज बताइएगा? इक्वल। डायरेक्टर की राइट, डायरेक्टर की पावर्स क्या है? इक्वल। ईच डायरेक्टर हैव 1 वोट, सिंपल। तो पॉइंट ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर की मीटिंग है, तो डायरेक्टर की मीटिंग में जब रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा, जिसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इसका वर्ड का मतलब डिसीजन है, लेकिन लॉ जो टर्म यूज करता है वो रेजोल्यूशन का वर्ड यूज करता है। बोर्ड ने कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो याद रखना, ये जो वर्ड मैं बोलने लगा हूं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन, ये बोर्ड की मीटिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, अदरवाइज ब्लेंडर होगा। ये मेंबर की मीटिंग से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर बोल रहा हूं, ये मेंबर की मीटिंग से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। बोर्ड के लिए लॉ ने ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। लॉ जब चाहता है कि बोर्ड ये काम 50% की पावर के साथ कर ले, यानी मेजोरिटी के साथ, तो वो साइलेंट रहता है, कुछ नहीं बताता, वो कहता है बस बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर वो चाहता है कि बोर्ड एक डिसीजन ले, लेकिन ये डिसीजन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, और सिंपल मेजोरिटी हमारी नजर में 50% है, इससे पास हो जाए, तो लॉ साइलेंट रहता है। लॉ सिर्फ ये वर्ड लिखता है कि इस डिसीजन के लिए या इस मैटर के लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। सो नाउ इट्स ऑन यू
कि आप उसे सिंपल से करें या स्पेशल, उसे 50% से करें या 75% से, लॉ को नहीं फर्क पड़ता। लॉ ने बोला बस अप्रूवल चाहिए बोर्ड की। लेकिन जहां पे उसे लगेगा ये सिग्निफिकेंट डिसीजन है और यहां पे बोर्ड की मेजोरिटी, बोर्ड से ज्यादा मुझे बोर्ड चाहिए, तो वो बोलेगा 3/4 मेजोरिटी ऑफ बोर्ड इसको अप्रूव करे। 3/4 मतलब 75%। बट प्लीज 75% ना लिखिएगा, लॉ में वर्ड जो लिखे हैं वो 3/4 का वर्ड यूज हुआ है। तो मैंने कहा मैं डायरेक्टर मीटिंग का रोला ही नहीं है कि बोर्ड मीटिंग के अंदर लॉ ने खुद बताया, लॉ साइलेंट है, वो सिर्फ लिख रहा है कि दिस मैटर टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू अ बीओडी रेजोल्यूशन, मतलब सिंपल मेजोरिटी। अगर 5 डायरेक्टर हैं तो कितने लोग डायरेक्टर हां कह दें? 3 हां कह दें, डिसीजन अप्रूव्ड। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं ये स्पेशल डिसीजन है और लॉ ने लिखा हुआ है भाई इट शुड बी अप्रूव्ड बाय 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, अब 5 डायरेक्टर हैं तो कितने हां करें? 4, अदरवाइज वो डिसीजन अप्रूव। लेकिन लॉ ने कहीं ये वर्ड यूज नहीं किया कि ये इसे मैं स्पेशल डिसीजन बोलूंगा और इसे मैं ऑर्डिनरी, ना ना ना, ये टर्म्स मेंबर के लिए हैं। स्टूडेंट जब इसको स्वैप करता ना टर्म्स को विद द बोर्ड, तो फिर एग्जामिनर का मीटर आउट होता है, फिर वो कहता है इसको तो पता ही नहीं है लॉ का। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। सो अब मैं आने लगा हूं मेंबर की मीटिंग के बारे में कुछ बातें करने के लिए। डायरेक्टर वाली मीटिंग वहीं कंक्लूड हो गई। अब समझ आ गया आप लोगों को डिसीजन डायरेक्टर की मीटिंग में कैसे होना है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो डायरेक्टर मीटिंग पे। मैंने ये बोला अभी, ये तो हमने समझाया नहीं ना। मैंने कहा कभी ऐसा वर्ड यूज स्पेशल या ऑर्डिनरी, मतलब हल्का डिसीजन है या बहुत क्रिटिकल डिसीजन है, ऐसा कोई वर्ड डायरेक्टर मीटिंग के बारे में लॉ इस्तेमाल नहीं करता। लॉ ने बस जहां भी बोला या तो उसने बोला इट मस्ट बी अप्रूव बाय द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, और या लिखता है इट मस्ट बी अप्रूव बाय 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। तो अगर 3/4 लिख दिया मतलब अब अप्रूवल तो 75% से होगी, अदरवाइज 50% पे अप्रूव कर लो। 5 डायरेक्टर हैं 3 पे, और अगर मेजोरिटी 3/4 है तो 5 है तो 3/4, 4 डायरेक्टर्स। भाइयों क्लियर हुआ सबको? बेटियों आपको क्लियर हो गया है सारा? बोर्ड के बाद अब मैं आ रहा हूं मेंबर मीटिंग में। मेंबर मीटिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट किया गया। यहां पे आके लॉ ने बोला कि अच्छा, डिफाइन किया कि ये देखिए कि डिसीजन स्पेशल है कि ऑर्डिनरी है। डिसीजन स्पेशल होने वाला है या ऑर्डिनरी? तो उन्होंने कहा इस डिसीजन से पहले फिर ये देखना पड़ेगा ना बिजनेस स्पेशल है कि ऑर्डिनरी। बिजनेस से मुराद बिजनेस ट्रांजैक्शन जो वो कर रहा है उसको बिजनेस बोल रहा हूं, एनी ट्रांजैक्शन उसको बिजनेस बोल रहा हूं। ये देखो कि बिजनेस कंपनी का ऑर्डिनरी है ये स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल, तो लॉ ने कहा भाई ये 4 डिसीजन, ये 4 बिजनेसेस, मींस एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बाय द बिजनेस, वो इसे बिजनेस बोल रहा है। सो एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन या ये 4 तरह का बिजनेस लॉ की नजर में ऑर्डिनरी बिजनेस है। अदर देन दीज 4 स्पेशल, एक्सेप्ट दीज 4 अदर बिजनेसेस आर डीम्ड स्पेशल। तो फिर 4 को देखते हैं, 4 कौन से वाले हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरेशन एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड। बेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उसे बोर्ड ने अप्रूव करना। जो आप लोग ये बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाते हो, ये पूरा बंच एनुअली जब तैयार हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि ये बात समझानी है, तो बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी, बोर्ड उसे अप्रूव करेगा और फिर वो फाइनेंशियल्स जो हैं भिजवाए जाएंगे मेंबर्स की मीटिंग के लिए, और मेंबर उसे गले लगाएगा, अडॉप्ट करेगा। मेंबर्स के लिए अप्रूवल का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता इस केस में, वो उसे अडॉप्ट करता है। लॉ कहता है ये अडॉप्शन है। हाँ, अगर अडॉप्ट ना करे तो कोहराम मच जाएगा। ठीक है, अडॉप्ट ना करे तो कोहराम मच जाएगा। अब अडॉप्ट करना है, सपोज ये मेंबर मीटिंग है, इसके सामने फाइनेंशियल्स आई है जो बोर्ड ने अप्रूव की हुई है, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग पहले होती है फिर उसके बाद शेयर होल्डर मीटिंग होनी है। तो बोर्ड ने अप्रूव की हुई आप लोगों के सामने आई है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए डिसीजन क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है ये। सो लॉ कहता है अगर ये ऑर्डिनरी बिजनेस है तो इसकी अप्रूवल कैसे होगी? इसका रेजोल्यूशन क्या होगा? ऑर्डिनरी, मतलब इट विल बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी 50%।
वर्ड सिंपल मेजोरिटी लिखते हैं लॉ, 50% का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। प्लीज खबरदार किसी ने पेपर में 50% लिखा दो, एग्जामिनर ऑफेंड होगा। मैं फिर रिपीट करूं अपना वर्ड, अगर ये बिजनेस जो मैंने भी बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के लिए अप्रूव होने आई हैं, तो ये अगर ट्रांजैक्शन जो है ये लॉ की नजर में ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है, तो लॉ कहते हैं इसकी अप्रूवल भी ऑर्डिनरी ले लो। ऑर्डिनरी अप्रूवल क्या है? बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, दैट इज 50%। 50% व्हाट? पर्सन या 50% वोटिंग पावर? वोटिंग पावर, 50% ऑफ द वोटिंग पावर। डायरेक्टर के केस में मैं इसलिए नहीं इतना बोलता क्योंकि एक डायरेक्टर एक वोट, तो जब हम ये कहते हैं 3 डायरेक्टर मिल जाए तो 3 डायरेक्टर मतलब 3 वोट से फैसला हो रहा है। प्लीज कंफ्यूज ना करना, क्योंकि मैं अक्सर डायरेक्टर को बोलते हुए आइडेंटिटी बेस चले जाता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं फैसला आइडेंटिटी की बेस पे कर रहा हूं कि 5 डायरेक्टर में से 3 ने हाँ कह दी, मैं ऐसे नहीं कह रहा। मेरा कॉन्सेप्ट ये चल रहा होता है कि 5 में से 3 वोट मेरे हक में आ गए। डायरेक्टर के केस की बात बता रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो बेटियों में से? क्लैरिटी आ रही है? सो इस केस में 50% ऑफ द वोट, तो फैसला वोटिंग पावर पे ही हो रहा है, वो आइदर डायरेक्टर मीटिंग की बात है या मेंबर मीटिंग की बात है। वहां पे मैं सिर्फ इसलिए इतना लेमैन लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है 1 डायरेक्टर 1 वोट। तो अगर मैं बोलता हूं 3 डायरेक्टर मतलब 3 वोट फेवर में आ गए, इस केस में 4 वोट्स फेवर में आ गए। बात समझ आ रही है? मूविंग फॉरवर्ड टू दिस वंस अगेन, मैंने कहा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है तो लॉ कहता है भाई ये सिंपल से बिजनेस को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है सर, मींस इट शुड बी पास्ड, इट विल बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। कि 50% वोटिंग पावर इन दिस रूम अगर एग्री कर जाती है तो डिसीजन पास। यही वजह, आप इसे को रिलेट कर लो विद निशात की एग्जांपल के साथ, जब मैं उस दिन बड़ी अर्ली एग्जांपल दे रहा था कि मंशा साहब और उनका बेटा बैठ बोल के हाँ कर देते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर देते हैं, पीछे से चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बाप बेटा बैठे हैं, 70% 80% मुकम्मल हो गया, तो 50% पे तो डिसीजन अप्रूव हो जाना है, बिकॉज ऑर्डिनरी डिसीजन है, 50% पे डिसीजन अप्रूव्ड। बात समझ आ रही है? इसी के साथ अब एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज जी बेटे, अब देखो फिर अब ये गलत हो गई बात। डायरेक्टर के केस में उसने शैल बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बहुत लिमिटेड केसेस में उन्होंने 3/4 लिखा है। वहां पे प्लीज इस बिजनेस को अब समझ आ रही है, वहां पे इस बिजनेस को ऐसे नहीं बोलना कि ऑर्डिनरी वाला बिजनेस है इसलिए बोर्ड कैसे अप्रूव करेगा, नहीं, बोर्ड के लिए वर्ड है ही नहीं, इसलिए मैं पहले बोर्ड समझा के आगे आया हूं जी। वो जो भी केस होगा हाँ वो अपने मुताबिक देखेंगे हमारे लिए क्या बोला गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की अप्रूवल की बात है ना, तो बेटे डायरेक्टर के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, मेंबर के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर इसको ऐसे नहीं देखता कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल, ना ना ना, गलत बात है, गुनाह कबीरा। वो देखता है कि लॉ ने मुझे क्या बोला है कि अप्रूवल ऑर्डिनरी चाहिए, अप्रूवल सिंपल साइलेंट है तो मैं सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर देता हूं, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसिफिकली लिखा गया 3/4 तो मैं 3/4 से अप्रूव कर देता हूं। कोई डायरेक्टर ना डालो, जाया होगा, आपने नहीं डाला अगर सपोज, तो वोट जाया हुआ ना। आपके नहीं क्यों आप बोलो कितने डायरेक्टर्स हैं आपके पास? आप अच्छा, अब आप काउंट कर रहे हो कि अच्छा 8 डायरेक्टर आए हैं और एक गुस्से में बैठा रहा है, वोट कास्ट नहीं कर रहा, टोटल वोट में से फैसला होना बेटी। अब अपना जिंदगी आसान हो गई आपकी, नहीं समझ आई? कितने लोग हैं बोर्ड के? 10 बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इतना बड़ा बोर्ड वैसे होता नहीं है, लिस्टेड का भी नहीं होता, लेकिन चलें 10 हाइपोथेटिकली हो सकता है, लॉ ने इजाजत दी हुई है 10, ठीक है। सो 10 में से कितने नहीं आए, कितने गुस्से में बैठे हैं? एक गुस्से में बैठा, 9 पर्सन हैं, 9 ने वोट डाले, अब 9 में से टोटल में से फैसला हो जाना। मैंने वैसे ही फारग करा दिया उसको, उसने नहीं डाला ना, तो उसकी कबाहत, उसकी नुकसान कि उसने अपना इख्तियार यूज ही नहीं किया, राइट यूज ही नहीं किया, तो ठीक है बैठा रहे, सड़ के बैठा रहे, कोई बात नहीं। वो फीमेल डायरेक्टर ही हो सकती है, मेल नहीं हो सकते। यकीन करो इतनी मुश्किल से इतने सालों के बाद बोर्ड के ऊपर ना यूजुअली फीमेल डायरेक्टर्स को जगह नहीं दी जाती, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये कल्चर है हमारा, शायद जो भी कह लो आपको, वटेवर के फीमेल कॉम्पिटेंट भी है या इंटेलेक्चुअल भी है, तो बोर्ड के अंदर उस तरह की ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दी जाती हैं। सो
उस केस में क्या हुआ कि 2019 में शायद सीसीजी में आया पहली दफ़ा कि जनाब बोर्ड के ऊपर, लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट बोर्ड के ऊपर कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर मौजूद होगी, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों ने बेगमों के नाम लिखवाए हैं डायरेक्टर में, ठीक है। कैमरे के ऊपर नाम नहीं बताता, एक कंपनी थी लिस्टेड, तो उसकी कहानी सुना देता हूँ। कंपनी लिस्टेड है, बताऊंगा नहीं, नाम नहीं बताता, कैमरा है, आप लोग कैमरे के बगैर हो तो सब कुछ बताता। उसको पहली दफ़ा आया ऑर्डर कि जब लॉ में आया सीसीजी में कि भाई डायरेक्टर, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ये दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। पहले ये एक ही बंदा होल्ड करके बैठा रहता था, चेयरमैन भी वही है, सीईओ साहब भी वही हैं। तो फिर लॉ ने कहा दो, तो उन्होंने अपने बेटे को सीईओ बना दिया, खुद चेयरमैन बन गए। पहले दोनों चीज़ें अपने पास थी। फिर ये फैसला आया जी कि मतलब सीसीजी आया कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन कि भाई फीमेल बोर्ड होनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी बेगम साहब का नाम लिखवाया फीमेल डायरेक्टर में और उन्होंने बोर्ड के अंदर उनको ऐड कर लिया फीमेल डायरेक्टर के तौर पर। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, यहाँ पे लोग कंट्रोल फ्रीक हैं। कहने को लिस्टेड सो कॉल्ड, कुछ को छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा सारी ऐसी हैं, लेकिन कुछ लिस्टेड सिर्फ ऐसी हैं जो दिखने में लिस्टेड हैं बट रियलिटी में कंट्रोल उनके पास ही है। बस फर्क ये होगा, मेरे पास, मेरे भाई के पास, मेरे कजन के पास इतने शेयर, उसके पास, सारे मिला लो आपस में फैमिली शेयर तो 60% से ऊपर ही होंगे। कंट्रोल उन्हीं के पास होगा। बात समझ आ रही है? कहने को पब्लिक में रोटेट किए हुए हैं लेकिन पैसा कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है। सो ऐसा भी होता है। कंट्रोल फ्रीक हैं एशियन, सारे एशियंस कंट्रोल फ्रीक हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान, एशियंस कंट्रोल फ्रीक हैं, ठीक है। हमारे में है कि भाई हमें हर चीज़ में लीडरशिप चाहिए, कंट्रोल चाहिए। चलो आते हैं वापस। सो क्लियर क्वेश्चन बेटे? हम उस बंदे को ही छोड़ के नो में से फैसला हो रहा है, नो वोट है, नो में से आप फैसला कर लो, अब आपका इजीली डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं अगली बात पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैंने दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर रहा हूँ, डायरेक्टर के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डायरेक्टर के लिए अगर लॉ साइलेंट है तो वो कहता है कि दिस मैटर मस्ट बी अप्रूव बाय द बोर्ड, तो इसका मतलब है सिंपल मेजोरिटी के साथ वो फैसला हो जाएगा बोर्ड में। नंबर 2, अगर लॉ कहता है कि दिस मैटर मस्ट बी अप्रूव बाय 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, तो उस केस में 3/4 रिक्वायरमेंट है। फैसला वोटिंग पावर की बेस पे ही हो रहा है और एक डायरेक्टर एक वोट कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब आता हूं मेंबर पे। मेंबर की मीटिंग के अंदर डिसीजन या रेजोल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, बिकॉज क्योंकि बिजनेस दो तरह के डिवाइड कर दिया गया। उन्होंने कहा जी बिजनेस या तो ऑर्डिनरी होगा या स्पेशल होगा। ऑर्डिनरी होगा तो ये 4 तरह का ऑर्डिनरी है, बाकी सारा स्पेशल है। तो ऑर्डिनरी है तो फिर रेजोल्यूशन भी ऑर्डिनरी पास करो, मतलब बाय 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर अगर अप्रूव कर दें तो वो डिसीजन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिसीजन स्पेशल डिसीजन है, बिकॉज बिजनेस स्पेशल है, तो केस में फिर डिसीजन भी स्पेशल होगा, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। 3/4 मतलब मेंबर 3/4 नहीं, उनकी वोटिंग पावर 3/4, मतलब 75% वोटिंग पावर के साथ मेंबर अगर उस डिसीजन को अप्रूव करेंगे तो डिसीजन अप्रूव होगा, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मैं अगर ये कहूं कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, दैट सीम, क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है? कहीं से एक्विजिशन इस 4 पॉइंट्स में नजर आ रही है आपको? नहीं। तो कौन सा डिसीजन हुआ ये, कौन सा बिजनेस हुआ ये? स्पेशल। मेंबर मीटिंग की बात कर रहा हूँ, स्पेशल बिजनेस हुआ। अगर ये स्पेशल बिजनेस है तो फिर और रेजोल्यूशन कौन सी पास होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर। तो ऐसे फैसला करना है आपने किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। आपने सिर्फ ये देखना है कि 4 के अंदर फॉल करता है या नहीं। चलूं आगे, अगली बात, अगले पॉइंट पे जाऊं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात समझा दी, डिविडेंड वाली बात समझी हुई है पहले कभी? डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूं, नहीं। डिविडेंड जो है, जो फाइनल डिविडेंड है, उसमें अप्रूवल आती है मेंबर की। फाइनल की बात कर रहा हूं, उसमें मेंबर्स की अप्रूवल के साथ फैसला होता है, ठीक है। एक इंटरम भी होता है, एक इंटरम भी होता है। इंटरम कौन सा होता है? एनीवेयर बिटवीन द ईयर। आप 6 महीने बाद डिविडेंड देना चाहो, क्वार्टर के बाद डिविडेंड देना चाहो, तो वो क्वार्टरली वो है, इंटरम डिविडेंड कहलाता है। जो एनुअल है वो किसकी अप्रूवल से होना है? मेंबर की। तो क्या सीधा मेंबर के पास आता है? नहीं, नीचे से डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, फिर मेंबर अप्रूव करेगा। डायरेक्टर अप्रूव नहीं करते, उस केस में क्या वर्ड लॉ यूज करेगा? डायरेक्टर अपनी मीटिंग में अप्रूव करेंगे, उसे बोलेंगे डायरेक्टर ने रिकमेंड किया शेयर होल्डर को कि ये डिविडेंड हम दे देते हैं, 2 रुपए पर शेयर, 10 रुपए पर शेयर, ये हम दे देते हैं। तो ये डायरेक्टर मीटिंग में रिकमेंड हुआ, और मेंबर मीटिंग में क्या होगा? अप्रूव। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? अब मेंबर, चलो जी जी,
किसी ने क्वेश्चन पूछा? अब मेंबर मीटिंग में खड़े हैं और डिविडेंड आया हुआ जी, शेयर होल्डर को हमने 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड देना है। अब ये कौन सा डिसीजन हुआ जी? वंस अगेन बिजनेस कौन सा हुआ? लॉ की नजर में ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो कैसे पास हो जाएगा? 50% मेजोरिटी के साथ पास, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ पास। नंबर थर्ड पॉइंट, इलेक्शन या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं या अपॉइंट करना है, दोनों तरीके हो सकते हैं। इलेक्शन लड़के भी आता है, अपॉइंटमेंट भी होती है। इंशाल्लाह डायरेक्टर के चैप्टर में जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसकी अपॉइंटमेंट, दोनों तरह की पढ़ेंगे। सो वट एवर द केस वुड बी, लॉ की नजर में कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ, आप लोगों की अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन। अब मैं एक छोटी सी बात, अगर मैं ये कहूं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूं कि ऑडिटर सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट होता है ठीक है, और रिटायर हो जाता है। एक एज, उसका सफर एक एजीएम से दूसरी एजीएम, एजीएम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को, मेंबर की मीटिंग को जो एनुअल होती है, तो वो एक एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, दूसरी में रिटायर हो जाता है, दूसरी तक रिटायर हो जाता जी। तो फिर तो हम देखते हैं अक्सर एक ऑडिटर 5-5 सालों से एक कंपनी का ऑडिटर है, तो क्या होता होगा? रीअपॉइंट होता है। तो हर एजीएम के अंदर ऑडिटर पिछला रिटायर हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय लॉ रिटायर हो जाता है, और नया वाला रीअपॉइंट, और सॉरी नया वाला पॉइंट, और अगर वही वाला चलाना हो तो रीअपॉइंट। सो दैट्स द वे कि एक कंपनी 5 सालों से एक ऑडिटर के साथ चल रही है, लेकिन वो ऑडिटर हर साल एजीएम में रिटायर हो रहा है, रीअपॉइंट हो रहा है। जी बेटे आपका सवाल। बेटा लॉ ने ना एक फैसिलिटी दी ना कंपनी को कि भाई आप इस बंदे से जान छुड़ाना चाहो तो आसानी से छुड़ा लो, वरना साल के बीच में छुड़ाना अजाब का काम है। साल के बीच में फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे अपॉइंट कर लिया और मिड वे में जाके वो मुझे कहे कि भाई हमने किसी और को रखना है, तो जाओ पहले कमीशन से अप्रूवल लेकर आओ, फिर मुझे चेंज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। बात समझिए, ऑडिट चल रहा है, मैंने कोई चीज पकड़ ली, आपको हम रिमूव करते हैं, ये इख्तियार दिया ही नहीं कंपनी को, कहा कि अच्छा ऐसी हरकत है, जा पहले कमीशन से अप्रूवल लेकर आ, फिर मैं भी तो जाऊंगा ना कमिश्नर के पास, वो मुझसे नहीं पूछेगा क्यों निकाल रहे हैं तुझे, फिर मैं बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं। समझे बात? ठीक है सो रियलिटी में, और हाँ फिर इसी वजह से वो मिन्नते तरले करके ऑडिटर को बोलते हैं कि तेरी मेहरबानी तू रिजाइन कर दे, ठीक है। तो ऑडिटर अगर फैसिलिटेट करना चाहे तो वो रिजाइन कर देता, फिर दूसरा खुद ब खुद अपॉइंट हो जाता, वो एक अलग कहानी है। सो ये इख्तियार दे दिया ना कि 1 साल के बाद आप किसी और को रखना चाहते हो तो रख लो ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि पिछले वाले को ही चलाना है, और लॉ में रिस्ट्रिक्शन भी है लिस्टेड के ऊपर कि इतनी देर चलाना है, उसके बाद 5 साल के बाद आपने चेंज किया तो चेंज हो जाएगा। सो वो सिनेरियो लेता है। अब समझिए फैसिलिटेट किया लॉ ने, कर सकता है, नया अपॉइंट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर रिजाइन कर देता है, रिजाइन में कोई मसला नहीं है, इसमें तो ऑडिटर भाग रहा है ना दुम दबा के, मैं नहीं, कंपनी नहीं निकाल रही, कंपनी निकालेगी तो ऐसे नहीं निकाल सकती भाई। यस ऑब्वियसली नहीं, आप 2 माह पहले एजीएम से क्या करोगे? अब जरा समझना, एजीएम के अंदर फाइनेंशियल्स जाने हैं, तो आप उसकी अपॉइंटमेंट क्या करोगे? 2 महीने पहले कर सकते हो, और यस एजीएम पे वो रिटायर हो जाएगा, लेकिन समझो वो पिछले साल के ऑडिट के लिए आएगा, सो इस साल का फिर ऑडिट वो करेगा, वरना ऑडिटर ऐसे अपॉइंट नहीं होता। देखो आप समझना थोड़ा, अगर इतना कॉम्प्लेक्स कर ही लिया अपने लिए तो एक छोटी सी बात समझो, मैं अगर एजीएम अक्टूबर में होती है यूजुअली, ठीक है, अक्टूबर में 2024 में जो 2025 में जो अक्टूबर में एजीएम्स हुई एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें पिछले वाले सारे ऑडिटर रिजाइन हुए होंगे और इस 25 के ऑडिट के लिए अपॉइंट हुए होंगे। अपॉइंटमेंट 1 साल पहले होती है, ऑडिट साल बाद होना होता है। आप समझ आई बात? देखो अभी 30 जून 2026 नहीं आई, ऑडिटर तो अक्टूबर 2025 में अपॉइंटेड है। बात समझ आ रही है? आप 25 में अपॉइंटेड हो, आपने ऑडिट तो 26 का करना है, और अभी आराम से बैठोगे, साल बाद जब ऑडिट आएगा तब आप ऑडिट करने आओगे। सो इसलिए तो एजीएम तो ऑडिट की भी बात होनी है, पूरा एक पैटर्न है ना, तो वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी भी बता सकता हूं लेकिन फायदा कोई नहीं है ना, अभी बहुत खिचड़ी पक जाएगी जी। कोई और क्वेश्चन? रेलिवेंट वन, ओके। अच्छा मैं इररेलेवेंट का भी आंसर देता जाऊंगा, आप लोगों ने खुद लिमिट्स लगानी है कि ये वाला सवाल रेलिवेंट है या नहीं, वरना मैं तो आंसर कर दूंगा। ओके सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उनकी अपॉइंटमेंट या रिम्यूनरेशन किस में हो रही है? अभी मैंने बार बार वर्ड बोला एजीएम में, एजीएम में, तो एजीएम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर।
तो इसका मतलब कौन अप्रूव करोगा? मेंबर। लेकिन ये बिजनेस कौन सा है? लॉ की नजर में ऑर्डिनरी, तो फिर अप्रूवल कैसे होगी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर। सो ये 4 बिजनेसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन, इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एंड द लास्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और उसके पैसे। सो ये सारे ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? और इसके अलावा बाकी तमाम बिजनेसेस क्या होंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होंगे। स्पेशल बिजनेस, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये बात छोड़ दीजिएगा, अभी ये ना पढ़ना, तुम लोगों ने कंफ्यूज हो जाने कि मैंने क्या लिखा है, प्लीज अभी के लिए ये इग्नोर कर देना। देखो ऑब्जेक्शन देखो जब, अच्छा अब एक और बात बेटी ने पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिसीजन होगा। एक बात आपको छोटी सी बताता हूं, ये कंपनीज की मीटिंग है, हवाई नहीं होंगी कि आप सपोज फॉर एग्जांपल आप मेंबर हो, आप आए हो और मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। मेंबर की मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग जाना होता, पहुंचना होता, एटलीस्ट 21 डेज, कम से कम 21 दिन पहले नोटिस जाएगा अगर आपने मीटिंग कंडक्ट करनी है। और जब वो 21 दिन पहले नोटिस जाएगा ना, तो नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएंगी, अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इनिशियल्ड बाय द ऑडिटर। तो इसका मतलब है मेंबर जो मीटिंग में आ रहा है वो पढ़ा लिखा मेंबर है, वो ऑब्जेक्शंस बना के लाता है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट पे पूछूंगा कि क्या हुआ, ये कॉस्ट इतनी क्यों बढ़ी, ये कॉस्ट इतनी कम क्यों हो गई है, ये मुझे एबनॉर्मल लग रहा है। उसके पास और कोई चीज नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो मेंबर मीटिंग में ऑब्जेक्शन रेज करता है कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो इसको। तो मेंबर मीटिंग में मजे की बात, एजीएम में खाली डायरेक्टर थोड़ी बैठे, ओ सॉरी, एजीएम में खाली मेंबर थोड़ी बैठे हैं, आपका ऑडिटर भी बैठा है, आपको इनविटेशन आता है बीइंग एन ऑडिटर कि आपने जाना है उस मीटिंग में, तो आप जाते हो, फिर आप आंसर करते हो ऐसे क्वेश्चंस के। तो उन्होंने अडॉप्शन करनी होती है, अगर वो अडॉप्शन अगेंस्ट चले जाएं, आपको अप्रूवल ना मिले, तो लगा समझ देंगे वो। फिर आपको रजिस्ट्रार को भी बताना, अपने जो भाई हैं बड़े साहब जिनको हमने सारा कुछ जमा कराना होता है, रजिस्ट्रार साहब, उनको भी बताना पड़ेगा जनाब नहीं माने तो बराए मेहरबानी अभी अकाउंट्स नहीं दे सकते हम, हमने अभी लड़ाई हो रही है हमारी, ठीक है। सो वो कोहराम मच जाएगा। सो ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक चीज अगर शायद मैंने आप लोगों को फोल्डर में दी भी हो, आई डोंट नो, मैं देखता हूँ एक दफा चेक करता हूँ। मेरा ख्याल है इसी में, ये देखो ना, नोटिस ऑफ एजीएम मैंने आप लोगों को नोट्स में दिया हुआ है शायद, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। देखो नोटिस ऑफ, प्लीज प्लीज गाइस, अच्छा जरा देखिएगा, ये नोटिस है इसका कोलगेट का, ये आप लोगों के पास है, ठीक है, मेरा ख्याल है शायद। अगर आप इस नोटिस की डेट देखना चाहते हैं तो हम जरा देखते हैं नोटिस की डेट कहां डली हुई है। ये है जी नोटिस की डेट, क्या डेट है नोटिस की? 19 अगस्त, सॉरी मैं जरा एक मिनट, ये देखिए जी, नोटिस की डेट क्या है? 19 अगस्त 2019। और जरा ये टॉप पे ये पहली लाइन पढ़िएगा और मुझे बताइएगा मीटिंग किस दिन हो रही है। हाँ जी, महीने बाद, 21 डेज मिनिमम नोटिस है ना, इससे ज्यादा जितने का देना चाहो दे सकते हो, इससे कम नहीं हो सकता, 21 दिन से कम का नोटिस नहीं हो सकता, 21 दिन से ज्यादा 25 दिन 30 दिन 35 दिन तुम्हारी मर्जी। तो पूरे एक महीने बाद मीटिंग हो रही है, तो मेंबर को इसके साथ क्या भिजवाया जाएगा जब ये नोटिस भिजवाया जाएगा 19 अगस्त को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी। तो भाई वो पढ़ लिख के आता है। और फिर एक और मजे की बात, एक और चीज, अब चूंकि नोटिस का हमने खोल ही लिया पेंडोरा बॉक्स, तो एक और मजे की बात, नोटिस में खाली ये बातें नहीं है, नोटिस में ये भी बताया जाता है कि किस किस्म का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होने होगा और किस किस्म का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं उस मीटिंग में जो कि हेल्ड होनी है 18 सितंबर को। ये देखो, कराची टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेसेस, पहला क्या है? ऑर्डिनरी, और पहली लाइन लिखी हुई है टू रिसीव, कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हेलो, जाग रहे हो? ओके, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो, अब अंडरस्टैंडिंग को ना प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर लो ना। दूसरा पॉइंट देखो, टू डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड, ठीक है। और अब प्लीज पूरी लाइन पढ़ो जरा, ये वहां तक, एज रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर।
मैं बस यहीं तक, आगे नहीं जरूरत थी, बस वहीं तक था, एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब समझ आ रही है प्रैक्टिकली कि बोर्ड ने अप्रूव करके भेजा, आप मीटिंग में अप्रूव होगा, बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया। अगली तीसरा पॉइंट देखो, सो इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे इस मीटिंग में, इसलिए नहीं बात हुई, क्योंकि इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं। प्लीज, मैं वैसे अंदाज, क्यों आप लोगों को लगा होगा चौथा पॉइंट क्यों नहीं आया, चौथा पॉइंट इसलिए नहीं आया कि इलेक्शन डायरेक्टर के 3 साल बाद हो रहे होते हैं, इसलिए 3 साल तक नोटिस में कुछ नहीं आएगा, तीसरे साल आएगा कि भाई इलेक्शन है। ठीक है, अब समझ आ रही है प्रैक्टिकली चीजें। और ये देखो नीचे क्या आ रहा है, सो मेंबर इतना एजुकेट होकर आता है जो वाकई ही लड़ने आता है मीटिंग में, उसको पता होगा मैं किसी डिसीजन पे हाँ या ना करनी है कि नहीं करनी। तो देख लो, कोई एक देख लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट का, टू कंसिडर, ये देखिए जरा, टू कंसिडर टू पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल, यानी जब हम पास कर देंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, रिजॉल्व्ड दैट, ये फैसला हो गया, that transaction carried out in the normal course of the business with associated company during the year and are hereby rectified and approved. इसका मतलब कुछ ट्रांजैक्शन है विद द रिलेटेड पार्टी, विद द एसोसिएटेड कंपनी, जो कि पंगे वाली होंगी, जिसकी रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। बात समझ, उसकी भी डिटेल गई होगी साथ। अच्छा, मजे की बात, स्पेशल बिजनेसेस की पूरी डिटेल गई जाती है साथ, ऑर्डिनरी की नहीं जाती, ऑर्डिनरी में सिर्फ फाइनेंशियल जाते हैं साथ, स्पेशल की पूरी डिटेल जाती है। तुमने ये लिखना है ना, तो तुमने मेंबर को भेजोगे नोटिस के साथ कि भाई ये ट्रांजैक्शन थी जिसको रेटिफाई करने जा रहे हैं, जिसको अप्रूव करने जा रहे हैं। तो मेंबर इस हद तक अगर पढ़ने वाला मेंबर है, अनलेस और अनटिल अंगूठा छाप है, किसी ब्रोकर के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो तो आएगा भी नहीं मीटिंग में। हाँ, कोई एजुकेटेड मेंबर है, इंटेलेक्चुअल मेंबर है, तो वो जाके शोर मचाएगा। वो समझ आ रही है कुछ बात? चलो शुक्र है। सो यही बस बताना मकसद था। तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चूंकि मैंने अभी पढ़ानी है, तो इसीलिए बता रहा हूं कि स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में आपको पूरी ट्रांजैक्शन जो होने जा रही है उसका ऑर्डिनरी और स्पेशल में फर्क क्या है। अच्छा, खाली सिर्फ 3/4 और 50% का फर्क नहीं है, फर्क ये भी है कि ऑर्डिनरी के केस में आपने मेंबर को कुछ नहीं बताना, स्पेशल के केस में आपने पूरी डिटेल देनी है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है, सो मेनी थिंग्स you have to inform your member prior at least 21 days with the notice, at least 21 days before the meeting, ताकि वो आराम सुकून से समझ के अपना फैसला बनाकर आए कि उसने ये वोट डालना है, हाथ खड़े करने पे फैसला कर देना है, या फिर वोट डाल के यस या नो करना है। तो पूरा दिमाग बना के आता है वो। ठीक है, अच्छा अब आओ, अच्छा इसी से पॉइंट से मैं एक रिलेट करूं कि अगर आपके पास वोटिंग पावर है 0.00000 तो आप उस मीटिंग में जाओगे नहीं, अगर जाओगे भी तो सिर्फ चाय पीने जाओगे, इससे ज़्यादा आपको पता है आपके डिसीजन की कोई वैल्यू। इसलिए मीटिंग में वो लोग आते हैं जिनके पास सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग होती है, अराउंड 5%, 2%, 5% इतने होती है, तब जाके बैठते हैं, वरना नहीं बैठते। ठीक है, और 2% बहुत बड़ी वैल्यू होती है कंपनी के, अगर शेयर ही बिलियंस में है या मिलियंस के हैं तो फिर आपकी 2% बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, चलो काफ़ी पढ़ लिया, तो अब जरा आते हैं, पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। मैं तो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया आपको इस पे। द डिसीजन ऑफ द कंपनी आर मेड इन द मीटिंग थ्रू रेजोल्यूशन, अ मेंबर ऑफ द मीटिंग इज कॉल्ड, ये तो दिखा दिया ना यार, जर्नल मीटिंग बोलते हैं उसको, और अगर वो एनुअल हो रही हो तो एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं जी। वोटिंग राइट्स, voting right means the right to means the right of the member of a company to vote on any matter in the meeting of the company। अब ये देखो क्या वर्ड लिख गया, ये तो नहीं लिखा इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, उसने लिखा इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है मेंबर्स की मीटिंग को मीटिंग ऑफ कंपनी मीटिंग भी बोला जाता है। इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी आइदर प्रेजेंट इन पर्सन, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपकी स्टडी टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ, लॉ में भी ऐसे ही है, वहां पे भी वो मेंबर्स मीटिंग को कंपनीज मीटिंग बोलता है। अच्छा जी, इन द मीटिंग ऑफ अ कंपनी आइदर प्रेजेंट इन पर्सन, खुद आए, और थ्रू वीडियो लिंक, और बाय प्रॉक्सी, और बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। तो वोट डालने के अंदाज हैं, जैसे मर्जी डाल दो। क्लियर हुई पॉइंट की? प्रोवाइडेड दैट अटेंडिंग ऑफ अ मीटिंग through video link shall be subject to such facility arranged by the company and in such manner as may be specified। तो जो वीडियो लिंक फैसिलिटी के असूल का प्रोसीजर है वो पूरा वो कंपनी डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, सेव एज प्रोवाइडर, अच्छा ये लाइन ही काट दें प्लीज, सेव एज प्रोवाइडर, ये आपकी जरूरत नहीं है ऐसी लाइंस लिखने की, आपको इस लेवल पे ये लाइंस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप
स्पेसिफिकली लॉ उस तरह नहीं लिख रहे हो, ठीक है, सो आपको ज़रूरत नहीं है, या आप अपनी बुक्स में भी अगर रिमूव करना चाहें इसको रिमूव कर दें। ऐसी चीज़ नहीं याद करने की ज़रूरत, खुदा का वास्ता, ना लिखने की पेपर में ज़रूरत है। चलो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जी, पहले पॉइंट पे आ गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, 50% का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना प्लीज, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट, यानी वो मेंबर्स जो हक रखते हैं कि वो आके वोटिंग करें, तो जनाबे वाला वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ वोट कास्ट करेंगे। एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी or exercise the option to vote through postal ballot as provided in the articles or as may be specified at the general meeting। जैसा आपकी रूल बुक में लिखा है, और रूल बुक में सभी लिखा होता है, सब इजाजत है, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली जाती, ठीक है, क्योंकि जब आर्टिकल बन रहे होते हैं तो मौत पड़ी होती है उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए, इसलिए जो जर्नली एक्सेप्टेड है वही चल रहे हैं। उस पर समझाऊंगा आके थोड़ा सा, क्या टेबल ए क्या होता है वो तब समझाऊंगा। सो क्लियर पॉइंट। अच्छा जी, अच्छा एट अ जर्नल मीटिंग लिख रहा है बार बार वर्ड, वो इसलिए लिख रहा है, थोड़ा सा आपको एनलाइटन कर दूं, जर्नल मीटिंग दो तरह की होती है, यानी यूं कहूं मेंबर मीटिंग दो तरह की होती है। एक तो वो देख ली जो है एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम, ठीक है। जर्नल मीटिंग दो तरह की होती है, एक को बोलते हो एजीएम और दूसरे को बोलते हो ईओजीएम। एजीएम मींस एनुअल जर्नल मीटिंग और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, जो इसके अलावा चाहिए। और बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है ना, देखो मुझे एक डिसीजन मेंबर से अप्रूव करवाना है, तो एक एजीएम हो गई है अभी, तो क्या अगले साल का वेट करूं कि मेंबर आएंगे फिर उनसे पूछूंगा ये काम करना नहीं करना? तो मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग कॉल कर लूंगा। बात समझ आई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग कॉल कर लूंगा, कॉल का मतलब है नोटिस देना पड़ेगा, फिर बुलाऊंगा और फिर वही बात नोटिस में लिख के भेजूंगा, क्या चाहता हूं आपसे, कौन सा डिसीजन अप्रूव करवाना है जी, उसका भी जाता है, लेकिन वो मजे की चीज होती है ना, आपस में घूमना है, ठीक है, लेकिन नहीं फिर भी बढ़ जाता है, उसके भी रेगुलेशन है, उसके भी वो है, डिफाइन है, गाइडलाइन है जी। क्लियर हुई बात की बेटा? चलो आगे चलो फिर। एट द जर्नल मीटिंग का मतलब अब तुम्हारे दोनों ऑप्शन दे दी मैंने कि ये रेजोल्यूशन एजीएम पे भी पास हो सकता है और ईओजीएम पे भी पास हो सकता है। चलो जी आगे चलते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन means a resolution which has been passed by majority of not less than 3/4 of the such member of the company, वही मेंबर entitled to vote, जो हक रखते हैं कि वोट देने का, as are present in person, या वो मीटिंग में आ जाएंगे, और by proxy, or vote through postal balloting at a journal meeting, either AGM or EOGM, of which not less than okay perfect, ठीक है, okay perfect, of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given। कम से कम 21 दिन पहले का नोटिस रिक्वायर्ड है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अच्छा मैंने तो यही बोला कि एजीएम का नोटिस का मीटिंग भी 21 दिन पहले जाता है, तो फिर ये इतना स्पेसिफिकली क्यों लिख रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन? मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा बोलता हूं, कंफ्यूज नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करें समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। भाई मैंने भी बोला कि मेंबर की मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले जाता है, ठीक है, मिनिमम। तो भाई 21 दिन पहले अगर वो जा रहा है तो फिर रेजोल्यूशन भी 21 दिन पहले नोटिस में चली ही जाएगी ना, स्पेशल थोड़ी अलग जानी है। अभी तो मैं दिखाई भी है, बल्कि सामने ही है, ये देखो। तो जब ये चला गया 21 दिन पहले, ये 30 दिन पहले चला गया, तो साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन भी तो चले गई। तो फिर ये क्या बात कर रहा है कि ऑफ विच नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो एक छोटी सी बात समझाता हूं कि लॉ ने एक इजाजत दे रखी है, इसको छोड़ के, इसको तो 21 दिन पहले ही जाना, इसको छोड़ के इजाजत दे रखी कि जनाब आप ये मीटिंग बुला रहे हैं ना, हो सकता है आपको बहुत अर्जेंसी हो,
तो आप शॉर्ट डेज में भी मीटिंग बुला सकते हैं। 21 दिन का नोटिस देना होता है, बट आप यहां पे शॉर्ट पीरियड नोटिस भी दे सकते हैं। 7 दिन के नोटिस पे मीटिंग बुला लें, यानी 7 दिन पहले नोटिस दें, 7 दिन बाद मेंबर हाजिर, और जो डिसीजन लेना है, कोई अर्जेंट डिसीजन हो सकते हैं ना, क्रिटिकल डिसीजन जिसमें आप बहुत लैग क्रिएट नहीं कर सकते। 21 दिन इंतजार, देखो मैंने कहा जनरली कितना है 21 दिन, लॉ ने कहा इसमें तो पंगा ना लेना, ये तो 21 दिन ही है, इसमें तुम चाहो तो शॉर्टर नोटिस पीरियड यूज कर सकते हो। और शॉर्टर नोटिस पीरियड का भी एक असूल है, ये लिखा हुआ है, अभी बढ़ते हैं। ठीक है, तो शॉर्टर नोटिस पीरियड अगर दोगे 7 दिन का, तो लॉ तो कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन फिर पास करना भूल जाओ, फिर इधर स्पेशल रेजोल्यूशन कोई पास नहीं होनी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 21 दिन पहले जाने है उसने स्पेशल रेजोल्यूशन ने। समझ आई कुछ बात की? तो लॉ ने एम्पावर कर दिया कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो 21 दिन का नोटिस देना, ताकि नोटिस दोगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आपने 21 दिन पहले नोटिस भेजना है। और पल्ले बड़ी बात है कुछ। अच्छा चलो आगे पढ़ो जरा, थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल, मतलब आप शॉर्टर पीरियड नोटिस कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल द मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट एनी सच मीटिंग सो एग्री, जिन मेंबर्स ने आना है, जो इख्तियारात रखते हैं, वो सब राजी हैं, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। साथ ही इजाजत दे दी उसने, कहा अगर मीटिंग में इजाजत मौजूद है कि आप शॉर्टर मीटिंग कॉल कर सकते हो, तो फिर मैं आपको यहां पे भी रिलैक्सेशन क्रिएट कर देता हूं कि आप उस शॉर्टर मीटिंग में रेजोल्यूशन भी 7 दिन का नोटिस देके अप्रूव करवा सकते हो। पता नहीं और समझ आई है? देखो फिर बोल रहा हूं, हाँ जी, इससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन इससे कम क्या दोगे यार? नहीं कोई नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, मिनिमम डेज कोई डिफाइन नहीं, 2 दिन पे बुला लो अगर तुम्हें लगता है कि इतना क्रिटिकल है और तुम्हारे मेंबर आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है ना, अब मैं तुम्हें इसमें प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझाता हूं। मैं पहले दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। 21 दिन का नोटिस है, लेकिन लॉ ने इजाजत दे दी है इसको छोड़ के, क्योंकि इस केस में आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, इधर इजाजत नहीं है एजीएम में। ईओजीएम के केस में आपके पास इजाजत मौजूद होती है कि आप शॉर्टर पीरियड नोटिस बुला सकते हो, लेकिन चूंकि डेफिनेशन के अंदर ये डिफाइन है कि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए तो 21 दिन चाहिए, तो लॉ ने वहां पे भी रिलैक्सेशन क्रिएट कर दी कि भाई हाँ, अगर शॉर्टर पीरियड में बुला रहे हो और सारे मेंबर एग्री हैं, जिन्होंने आना है, जिन्होंने वोट करना है, वो सब राजी हैं, तो मुझे क्या मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला साहब है कि मैं क्या करूँ, ठीक है बुला लो। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझो, छोटी सी, जो कि लिस्टेड कंपनी के केस में आएगी। लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स कितने हैं? मिलियंस ऑफ मेंबर्स। उसने कहा ऑल ऑफ देम एग्री। कैसे करोगे एग्री? नहीं होने। सो मीटिंग ऑटोमेटिकली किस पे शिफ्ट हो जानी है। सो ये फिर किसके लिए लिबर्टी मिली या रिलैक्सेशन मिली? प्राइवेट, पब्लिक, अदर देन लिस्टेड, जिनके मेंबर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते, थोड़े होते हैं। पब्लिक के कितने मेंबर होंगे? मैक्सिमम 50 तक, 60 तक, 70 तक, ये बहुत ज्यादा बता रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक के मेंबर्स देखोगे ना तो 4-5 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी होल्डर फैमिली मेंबर होते हैं। तभी तो वो लिस्टेड नहीं कराते कि कोई और आ जाएगा, गैर आ जाएगा। समझो बात को थोड़ा सा, मैं प्रैक्टिकली बात समझा रहा हूं। प्राइवेट के केस में तो वैसे 3 से ज्यादा नहीं मिलने, 2-3 मैक्सिमम। पब्लिक के केस में भी 5 से ज्यादा नहीं मिलने तुम्हें पाकिस्तान में या कहीं भी वर्ल्ड में। क्यों भला? क्योंकि देखो, अगर मैंने शेयरिंग ही करनी है तो फिर मैं लिस्टेड क्यों ना करवाऊं? अगर कल को मेरी कंपनी किसी और ने टेक ओवर कर लेनी है तो फिर मैं कहीं और कर लेता हूं। लोग फाइनेंसिंग में दब जाते हैं पाकिस्तान में। मल्टीपल ऐसी कंपनीज जानता हूं जो फाइनेंसिंग में दब गए, बैंक से लोन उठा लिए बड़े बड़े, लेकिन लिस्टेड नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि कल को बाप अपने बेटे को क्या ट्रांसफर करूंगा? लॉजिक, सेंस क्या है पीछे, या पॉइंट क्या है? मैंने अपनी विरासत में ये ट्रांसफर करनी है अपने बेटे को, तो कल को अगर शेयर होल्डर बाहर से आ गए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो मेरे बेटा क्या करेगा? कंपनी पकड़ ही नहीं पाएगा दोबारा। बनाई मैंने है, पहले दिन से पहली ईंट मैंने रखी, लाइक दैट सोच ही है ना। जिन्होंने लिस्टेड कराई है वो भी अफसोस में है, ठीक है, उनके भी पॉइंट सुनोगे वो अफसोस में होते हैं, यार कंट्रोल चला गया। रियलिटी है ये, कंट्रोल जाएगा, क्योंकि कल को शेयर होल्डर मार्केट से भी तो शेयर उठाएगा, तो वो उठाता जाएगा।
उसके पास अच्छी पावर आ जाएगी, कल को तुम्हें हटा के वो खुद आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, या कोई और आ जाएगा जो भी। सो पब्लिक या प्राइवेट दोनों में लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर है, इसीलिए ये रिलैक्सेशन अवेल की जा सकती है। और कुछ समझ आ रही है या ऊपर से गुजरना शुरू हो गई सारी बातें? सो रिलैक्सेशन अवेल की जा सकती है, जबकि पब्लिक लिस्टेड होगी तो नहीं की जा सकती। प्रैक्टिकली नहीं है यार, सारे देखो ना, ये वर्ड कैसे पूरा करोगे, इफ ऑल द मेंबर एंटाइटल्ड, कैसे करोगे, हो गई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए रिलैक्सेशन मौजूद है, अपना अपना ज़र्फ है, कर लो होती है तो ये सिर्फ प्राइवेट एंजॉय करेगी या पब्लिक अनलिस्टेड एंजॉय करेगी, लिस्टेड एंजॉय नहीं कर सकती है। और चूंकि लॉ ने ऊपर इजाजत देनी थी 21 दिन के नोटिस को शॉर्टर कर लो, तो उसने स्पेशल रेजोल्यूशन में भी इजाजत दे दी कि उसे शॉर्टर कर लो। समझ आ गई? पक्की बात है? चलो गुड। अच्छा प्लीज एक काम कीजिए, बल्कि एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 और 7 एक दफा घर से देख के आना, ठीक है? मैं सिर्फ एक छोटा सा ये लास्ट लाइन जो लिखी हुई पढ़ दूं। द स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर मोर देन जस्ट अ सिंपल मेजोरिटी and a long notice of at least 21 to take effect. This implies that this type of resolution is required for more important matters for member of the company and the company itself. वो कहते हैं जो मैंने 2 रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना 21 दिन के नोटिस की और प्लस मैंने 3/4 मेजोरिटी बोला है, ये इसलिए बोला है कि ये हाईलाइट करता है कि मैटर जो है वो सिग्निफिकेंट है मेंबर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 और 7 एक दफा घर से पढ़ के आइएगा। अल्लाह आप सबको शांत फरमाए। अच्छा ये हमारा चूंकि टेस्ट जो है वो सैटरडे को होल्ड होना है, ठीक है, डे जो डिसाइड हुआ हुआ आई थिंक सो, तो हम ये करते हैं कि आज तक जो हमने पढ़ा वो हम सब शामिल कर लेते हैं, क्योंकि देखो पूरा वीक पढ़ा है आगे टेस्ट आने में, तो मेरा ख्याल है बुरी बात नहीं है, तो आज तक जो पढ़ा है वो सब शामिल कर लेते हैं टेस्ट में। जी जी, थैंक यू।